उस रात जब सब तालियों में खोए थे, किसी ने एक जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां मौत के बाद शुरू होती हैं, और ये उसी अधूरी कहानी का सच है। रात का समय था। शहर की सबसे मशहूर गली, जहां हर शाम रोशनी जगमगाती थी और हर रात किसी न किसी की कहानी बनती बिगड़ती थी, आज भी चमक रही थी। हवा में इत्र की खुशबू घुली हुई थी और ढोलक की थाप दूर तक सुनाई दे रही थी। उस गली के बीचों बीच एक बड़ा सा कोठा था, जिसका नाम था चांद महल। वहीं रहती थी सायरा। सायरा नाम जितना खूबसूरत था, उतनी ही खूबसूरत वह खुद भी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। जब वह नाचती थी तो लगता था जैसे वक्त ठहर गया हो। लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान और दर्द छुपा हुआ था। सायरा का अतीत किसी को नहीं पता था। वह अचानक इस गली में आई थी और धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंच गई थी। कोठे की मालकिन नसीमा उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानती थी। हर रात बड़े बड़े लोग आते, नोटों की बारिश होती और सायरा अपनी मुस्कान के साथ सबका दिल जीत लेती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। सायरा के कमरे में हल्की रोशनी थी। वह आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। उसका चेहरा आज थोड़ा उदास था। उसने अपने गले में पड़ी चेन को छुआ और धीरे से बोली, कब तक? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और अंदर आया विक्रम। वो इस गली का नया चेहरा था, लेकिन बहुत जल्दी उसने अपनी पहचान बना ली थी। पैसे वाला, ताकतवर और थोड़ा रहस्यमयी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। आज का नाच खास होना चाहिए, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। सायरा ने उसकी तरफ देखा। हर रात खास ही होता है। नहीं, विक्रम ने थोड़ा करीब आते हुए कहा, आज अलग है। सायरा कुछ पल के लिए चुप रही। उसे विक्रम से हमेशा एक अजीब सा डर लगता था, लेकिन वह कभी दिखाती नहीं थी। तुम्हारी नजरें बहुत कुछ कहती हैं, विक्रम ने कहा, और तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ छुपाती है, सायरा ने जवाब दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर विक्रम हंस पड़ा। आज रात के बाद सब बदल जाएगा, उसने कहा। सायरा ने उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक हल्की सी घबराहट बैठ गई। थोड़ी देर बाद नाच शुरू हुआ। हॉल में भीड़ थी। रोशनी, संगीत और शोर के बीच सायरा मंच पर आई। जैसे ही ढोलक की थाप शुरू हुई, उसने नाचना शुरू किया। उसकी हर हरकत में एक कहानी थी। लोग मंत्रमुग्धा होकर उसे देख रहे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में चमक कम थी। नाच खत्म हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन सायरा जल्दी से मंच से उतर गई। वह सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे पीछे विक्रम भी आया। कमरे में पहुंचते ही सायरा ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है? विक्रम ने पूछा। तुम कुछ छुपा रहे हो, सायरा ने सीधे कहा। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि आज तुम्हारी आखिरी रात है तो? सायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। मजाक मत करो, उसने कहा। मैं मजाक नहीं करता, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। सायरा पीछे हट गई। तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। सायरा की आंखें फैल गईं। क्यों? उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। विक्रम ने गहरी सांस ली, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ पता है। मैंने क्या देखा है? सायरा चिल्लाई। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब पता है, विक्रम बोला। सायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम गलत समझ रहे हो, उसने कहा। लेकिन विक्रम आगे बढ़ चुका था। सायरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। सायरा जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह अभी भी कुछ कहना चाहती हो। विक्रम ने एक बार उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अब कोई राज नहीं बचेगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह पूरी गली में हड़कंप मच गया। सायरा की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। नसीमा रो रो कर बेहाल थी। किसने किया ये?
वह बार बार पूछ रही थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन सब कुछ उलझा हुआ था। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। जैसे सायरा की मौत खुद एक राज बन गई हो। दिन बीतते गए, गली में फिर से नाच शुरू हो गया, लेकिन सायरा की कमी हर किसी को महसूस होती थी। विक्रम भी गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक रात अचानक एक घर में हलचल मच गई। बधाई हो, बेटी हुई है, दाई ने मुस्कुराते हुए कहा। घर में खुशियां छा गईं। उस बच्ची का नाम रखा गया रेखा। रेखा बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया को पहले भी देख चुकी हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रेखा बड़ी होने लगी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगीं। वो कभी कभी रात में उठकर नाचने लगती थी, बिना किसी सिखाए। उसके कदम बिल्कुल सधे हुए होते थे। उसकी माँ हैरान होती, तूने ये कहाँ सीखा? रेखा बस मुस्कुरा देती। उसे खुद भी समझ नहीं आता था। कभी कभी उसे अजीब सपने आते। एक बड़ी सी गली, रोशनी, ढोलक की आवाज और एक चेहरा। वह चेहरा साफ नहीं दिखता था, लेकिन उसमें डर था। एक रात उसने सपना देखा, वो खुद नाच रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे। फिर अचानक सब अंधेरा हो गया और सामने वही आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें ठंडी थीं। रेखा डर के मारे उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं। कुछ तो है जो उसे उस तरफ खींच रहा है, लेकिन क्या और क्यों, उसे अभी इसका जवाब नहीं मिला था। लेकिन एक बात तय थी, सायरा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह वापस आ चुकी थी, बस उसे अभी खुद को पहचानना बाकी था। गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी, लेकिन रेखा के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो हर दिन को अलग बना देता था। घर के बाहर नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर उसका पिता रामपाल अक्सर हुक्का पीता था। माँ सरोज सुबह से ही काम में लगी रहती और रेखा भी अब धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रेखा के भीतर जो हलचल थी, वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। रेखा अब 10 साल की हो चुकी थी। उसकी चाल ढाल में एक अजीब सी लय थी। जब वह चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य संगीत उसके साथ चल रहा हो। कई बार गांव की औरतें आपस में कहती, लड़की में कुछ तो अलग है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। एक दिन दोपहर के समय, जब घर में कोई नहीं था, रेखा आंगन में अकेली खड़ी थी। हवा हल्की चल रही थी। अचानक उसके पैर खुद ब खुद हिलने लगे। उसने कोई सोच समझकर नहीं किया, बस जैसे शरीर खुद जानता हो कि क्या करना है। उसके हाथ घूमे, कदम ताल में पड़े और वह नाचने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। कुछ देर बाद उसकी माँ सरोज वहां आई और उसे देखकर चौंक गई। रेखा, उसने जोर से आवाज लगाई। रेखा एकदम रुक गई, जैसे किसी ने अचानक उसे खींच लिया हो। ये क्या कर रही थी तू? सरोज ने पूछा। रेखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, अपने आप हो गया। सरोज ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोली, ऐसे मत किया कर, लोग क्या कहेंगे। रेखा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरे हो गए। उस रात फिर वही सपना आया। इस बार सपना पहले से ज्यादा साफ था। वह एक बड़े कमरे में थी। चारों तरफ रोशनी थी, लोग बैठे थे और वह बीच में नाच रही थी। उसके कपड़े अलग थे, बहुत भारी और चमकदार। उसके पैरों में घुंघरू थे, जिनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें सीधी रेखा पर टिक गईं। रेखा का दिल सपने में ही तेज धड़कने लगा। फिर सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल अंधेरा छा गया। रेखा नींद से जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये बार बार क्यों हो रहा है, उसने खुद से कहा। अगले दिन वह गांव के स्कूल गई। पढ़ाई में उसका मन कम लगता था, लेकिन वह कोशिश करती थी। उसके दोस्त भी थे,
लेकिन वो उनके बीच भी थोड़ा अलग महसूस करती थी। उसका एक दोस्त था, मनोज। वो हमेशा उसके साथ बैठता था। तू हमेशा खोई खोई क्यों रहती है? मनोज ने एक दिन पूछा। रेखा ने हल्की मुस्कान दी, बस ऐसे ही। झूठ मत बोल, कुछ तो है, मनोज ने कहा। रेखा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तुझे कभी अजीब सपने आते हैं? उसने धीरे से पूछा। मनोज हंस पड़ा, हर किसी को आते हैं। नहीं, मेरे सपने अलग हैं, रेखा ने कहा। मनोज ने उसकी तरफ देखा, लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाया। दिन बीतते गए। रेखा के सपने और भी स्पष्ट होने लगे। अब उसे सिर्फ नाच नहीं दिखता था, बल्कि जगह भी पहचान में आने लगी थी। वो गली, वो रोशनी, वो कमरा, सब कुछ जैसे धीरे धीरे उसके दिमाग में बसता जा रहा था। एक दिन उसने कागज पर वही जगह बनाने की कोशिश की। उसने एक बड़ा दरवाजा बनाया, ऊपर कुछ लिखा हुआ और अंदर एक मंच। उसकी माँ ने देखा, ये क्या बना रही है? पता नहीं, बस याद आ रहा था, रेखा ने कहा। सरोज ने उस चित्र को ध्यान से देखा, फिर बोली, ये तो हमारे गांव जैसा नहीं लगता। रेखा ने सिर हिलाया, हाँ, ये कहीं और है। उस रात रेखा को नींद नहीं आई। वह छत पर जाकर बैठ गई। आसमान में तारे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था, वो आदमी जिसकी आंखें ठंडी थीं। रेखा ने आंखें बंद की और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें याद करना होगा। रेखा ने तुरंत आंखें खोल दी। वो घबरा गई। कौन है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन से रेखा और भी बेचैन रहने लगी। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो कभी कभी अचानक गुस्सा हो जाती, कभी बिना कारण चुप हो जाती। उसकी माँ को चिंता होने लगी। रामपाल, मुझे लगता है लड़की पर कुछ असर है, सरोज ने कहा। रामपाल ने हंसते हुए कहा, तू हर बात में डर जाती है। नहीं, सच में कुछ ठीक नहीं है, सरोज बोली। रामपाल ने रेखा को बुलाया, इधर आ। रेखा धीरे से उसके पास आई। क्या हुआ तुझे? उसने पूछा। कुछ नहीं, रेखा ने कहा। सच बता, रामपाल ने कहा। रेखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे कुछ याद आता है, जो मेरा नहीं है। रामपाल ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? जैसे मैं कहीं और थी, कोई और थी, रेखा ने कहा। सरोज घबरा गई। देखा, मैंने कहा था ना। रामपाल ने गंभीर होकर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, दिमाग में मत डाल। लेकिन रेखा जानती थी कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है। उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। रेखा अपने परिवार के साथ वहां गई। मेला बड़ा था, चारों तरफ दुकानें, झूले और भीड़ थी। एक कोने में नाच का कार्यक्रम चल रहा था। रेखा की नज़र जैसे ही उस तरफ गई, वह ठिठक गई। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। मंच पर एक लड़की नाच रही थी। घुंघरू की आवाज गूंज रही थी। रेखा को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसे वही पुराना दृश्य दिखने लगा, वही नाच, वही लोग, और फिर वही आदमी। रेखा चीख पड़ी। रेखा! उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वह घर पर थी। सरोज उसके पास बैठी थी। अब कैसी है? उसने पूछा। रेखा ने धीरे से कहा, मैं उसे पहचानती हूँ। किसे? सरोज ने पूछा। वो आदमी, उसने मुझे मारा था, रेखा ने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामपाल भी वहीं खड़ा था। तू क्या बोल रही है? उसने सख्त आवाज में कहा। रेखा ने उसकी तरफ देखा। मैं पहले भी थी और उसने मुझे मार दिया था। सरोज के हाथ कांपने लगे। रामपाल ने गुस्से में कहा, बस, ये सब बंद कर। लेकिन रेखा अब रुकने वाली नहीं थी। उसके भीतर जो कुछ था, वह अब बाहर आने लगा था। मुझे सब याद आएगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अब डर कम और एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी अधूरे काम को पूरा करने आई हो, और उस काम की शुरुआत अब हो चुकी थी। रेखा के होश में आने के बाद घर का माहौल बदल गया था।
सरोज अब उसे अकेला नहीं छोड़ती थी और रामपाल उसके हर व्यवहार पर नजर रखने लगा था। लेकिन जितना वे उसे रोकने की कोशिश करते, उतना ही रेखा के भीतर का खिंचाव बढ़ता जा रहा था। उसके सपने अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं थे, दिन में भी उसे अचानक वही दृश्य दिखने लगते थे। कभी वह बर्तन धोते धोते रुक जाती, कभी खेत में चलते चलते ठिठक जाती, जैसे किसी दूसरी दुनिया की आवाज उसे पुकार रही हो। एक दिन सुबह रेखा स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही वह रुक गई। सामने कच्ची सड़क थी, किनारे किनारे पेड़ थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ और चल रहा था। उसे वही पुरानी गली दिखाई देने लगी, जहां रोशनी थी, भीड़ थी और एक बड़ा दरवाजा था जिस पर कुछ लिखा था। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी, जबकि असल में वहां कुछ नहीं था। तभी पीछे से मनोज की आवाज आई, रेखा, कहाँ जा रही है? रेखा जैसे अचानक वापस आई। उसने चारों तरफ देखा और फिर बोली, मुझे लगा कुछ था यहाँ। मनोज ने उसकी तरफ देखा, तू ठीक नहीं है, चल स्कूल चलते हैं। रेखा चुपचाप उसके साथ चल दी, लेकिन उसके दिमाग में वही दरवाजा घूम रहा था। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन रेखा अपनी कॉपी में कुछ और बना रही थी। उसने फिर वही गली बनाई, वही बड़ा दरवाजा, और इस बार उसने ऊपर कुछ अक्षर भी लिखने की कोशिश की। उसे पूरा नाम याद नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसमें महल शब्द था। मास्टर जी उसकी कॉपी देखकर बोले, ये क्या बना रही है? रेखा ने कहा, कुछ याद आ रहा था। मास्टर जी ने सिर हिलाया, पढ़ाई पर ध्यान दे। दिन बीतता गया, लेकिन रेखा का ध्यान कहीं और था। शाम को वह घर लौटी तो सरोज ने उसे खाना दिया। रेखा चुपचाप खाने लगी। रामपाल भी पास बैठा था। आज फिर कुछ हुआ? उसने पूछा। रेखा ने धीरे से कहा, वही जगह बार बार दिखती है। रामपाल ने सख्ती से कहा, तू इन बातों को भूल जा। मैं भूल नहीं पा रही, रेखा ने जवाब दिया। सरोज ने बीच में कहा, कहीं इसे शहर ले जाना पड़ेगा, किसी वैद्य को दिखाते हैं। रामपाल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। रात को रेखा को फिर सपना आया। इस बार सपना पहले से भी ज्यादा साफ था। वो उस गली में खड़ी थी। चारों तरफ रोशनी थी, लोग आ जा रहे थे। उसने नीचे देखा, उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उसने अपने हाथों को देखा, वे किसी और के जैसे लग रहे थे। फिर उसने सामने देखा, वही बड़ा दरवाजा था, उस पर लिखा था चांद महल। रेखा का दिल तेज धड़कने लगा। वो अंदर गई। अंदर वही बड़ा हॉल था, मंच था, लोग बैठे थे। और फिर उसने खुद को देखा। वह मंच पर थी, वह नाच रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुला, वही आदमी अंदर आया। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। गहरी आंखें, सख्त चेहरा और हल्की सी मुस्कान। रेखा पीछे हट गई। फिर सब कुछ तेजी से बदलने लगा। कमरा, आवाजें, रोशनी, सब गायब होने लगा। और अगले ही पल अंधेरा। रेखा की आंख खुल गई। उसने तुरंत उठकर पानी पिया। चांद महल, उसने धीरे से कहा। अब उसे नाम याद आ गया था। अगले दिन उसने यह बात मनोज को बताई। चांद महल, मनोज ने कहा, ये क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहां थी, रेखा ने कहा। मनोज ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद शहर में होगा। रेखा ने उसकी तरफ देखा, मुझे वहां जाना है। तू पागल हो गई है क्या? मनोज ने कहा। मुझे जाना है, रेखा ने दोहराया। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठोस निर्णय था। कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी आया जो शहर से सामान लाता था। लोग उसे घेरकर बात कर रहे थे। रेखा भी वहां पहुंच गई। भैया, शहर में चांद महल नाम की कोई जगह है? उसने पूछा। आदमी ने सोचा, फिर बोला, हाँ है, लेकिन वो अच्छी जगह नहीं है। रेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। कहाँ है? उसने पूछा। आदमी ने शहर का नाम बताया और कहा, तू वहां क्यों जाना चाहती है? रेखा ने कुछ नहीं कहा। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सपने सच हैं। उस रात उसने फैसला कर लिया, वह शहर जाएगी। अगली सुबह उसने मनोज को बुलाया। मुझे शहर जाना है, उसने कहा।
मनोज ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, रेखा ने कहा। अकेले कैसे? मनोज ने पूछा। मुझे रास्ता पता चल जाएगा, रेखा ने कहा। मनोज ने सिर हिलाया। तू जिद्दी हो गई है। रेखा ने कुछ नहीं कहा। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन सुबह वह जल्दी उठी और चुपचाप घर से निकल गई। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह सड़क पर चलती रही, फिर एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। उसने उसे शहर तक छोड़ दिया। शहर में कदम रखते ही रेखा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुकी हो। सड़कें, भीड़, आवाजें, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वह बिना रुके चलती रही। उसके कदम खुद ब खुद एक दिशा में बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वह एक गली में पहुंची। गली में रोशनी थी, लोग थे, और माहौल वैसा ही था जैसा उसने सपनों में देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सामने देखा, वही बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था चांद महल। रेखा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। फिर उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर वही हॉल था। कुछ चीजें बदल चुकी थीं, लेकिन माहौल वही था। कुछ लोग उसे देख रहे थे। कौन है ये? किसी ने कहा। रेखा ने चारों तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे सब कुछ याद आने लगा। वह मंच, वह कमरा, वह रात। तभी एक औरत उसके पास आई। किससे मिलना है? उसने पूछा। रेखा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे सब याद है। औरत ने भौहें सिकोड़ ली। क्या? रेखा ने कहा, मैं यहाँ पहले भी थी। और तभी उसके दिमाग में एक तेज झटका लगा, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वह नाच, वह कमरा, और वह आदमी जिसने उसे मारा था। रेखा की आंखें ठंडी हो गईं। अब वह सिर्फ याद नहीं कर रही थी, वह पहचान चुकी थी। चांद महल के अंदर कदम रखते ही रेखा कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ी रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सामने वही बड़ा हॉल था, किनारे किनारे सोफे, बीच में खाली जगह और सामने उठा हुआ मंच। कुछ चीजें बदल चुकी थीं, लेकिन ढांचा वही था जो उसके दिमाग में बार बार उभरता रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे हर कदम किसी पहले से तय रास्ते पर रखा जा रहा हो। अंदर बैठे कुछ लोग उसे देख रहे थे। एक छोटी उम्र की लड़की का इस तरह सीधे अंदर आ जाना सबको अजीब लगा, लेकिन रेखा की चाल में झिझक नहीं थी। वह सीधे उस कोने की तरफ बढ़ी जहां से अंदर के कमरों की ओर जाने वाला रास्ता था। अरे रुक, एक आदमी ने आवाज लगाई, कहाँ जा रही है? रेखा रुकी नहीं। उसने सिर्फ एक बार उस आदमी की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। उस आदमी ने उठकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वही औरत, जो पहले उससे बात कर चुकी थी, बीच में आ गई। छोड़ो, मैं देखती हूँ, उसने कहा। औरत ने रेखा के सामने आकर पूछा, किससे मिलना है? रेखा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नसीमा कहाँ है? औरत चौंकी, तू उसे कैसे जानती है? रेखा ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ने लगी। औरत कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर उसके पीछे चल दी। अंदर के हिस्से में पहुंचते ही माहौल बदल गया। बाहर की हलचल यहाँ कम थी। दीवारों पर पुराने डिजाइन थे, कुछ दरवाजे बंद थे, कुछ आधे खुले। रेखा एक खास कमरे के सामने आकर रुक गई। यही है, उसने धीरे से कहा। औरत ने दरवाजे की तरफ देखा, तू पहले आई है यहाँ? रेखा ने बिना जवाब दिए दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? औरत ने कहा, मालकिन, एक लड़की है, आपसे मिलना चाहती है। भेज दो अंदर। अंदर से जवाब आया। दरवाजा खुला। कमरे के अंदर नसीमा बैठी थी। उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती और नियंत्रण था। उसने रेखा को देखा, फिर औरत की तरफ देखा। कौन है ये? उसने पूछा। रेखा अंदर आई और सीधे सामने खड़ी हो गई। तुम मुझे पहचानती नहीं हो, रेखा ने कहा। नसीमा ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं। कौन है तू? रेखा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोली, मैं वही हूँ जो यहाँ नाचती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। औरत ने तुरंत कहा, ये क्या बोल रही है?
नसीमा ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। नाम क्या है तेरा? उसने पूछा। अब रेखा है, उसने कहा। पहले सायरा थी। नसीमा का चेहरा बदल गया। वो कुछ पल तक रेखा को घूरती रही। ये नाम तूने कहाँ से सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। रेखा ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर बोली, इस कमरे में वो अलमारी पहले उस कोने में थी और यहाँ एक बड़ा आईना था। नसीमा ने तुरंत उस जगह की तरफ देखा। आईना अब वहाँ नहीं था, लेकिन निशान अब भी दीवार पर हल्के से दिख रहे थे। और उस रात, रेखा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। नसीमा के हाथ कांप गए। बस, उसने कहा, बाहर जाओ। औरत तुरंत बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ रेखा और नसीमा थीं। तू कौन है? नसीमा ने फिर पूछा। मैं वही हूँ जिसे यहाँ मारा गया था, रेखा ने सीधे कहा। नसीमा ने कुर्सी का सहारा लिया। ये नाम फिर मत लेना, उसने कहा। क्यों? रेखा ने पूछा। नसीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। रेखा आगे बढ़ी। उस रात क्या हुआ था? नसीमा चुप रही। वो आदमी कौन था? रेखा ने पूछा। नसीमा ने उसकी तरफ देखा। तू यहाँ से चली जा। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे सब पता नहीं चल जाता, रेखा ने कहा। नसीमा कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, तू जिस चीज में पड़ रही है, वो तेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए क्या सही है, ये मैं तय करूंगी, रेखा ने कहा। नसीमा ने गहरी सांस ली। उसका नाम विक्रम था, उसने आखिर कहा। रेखा की आंखें स्थिर हो गईं। वो यहाँ क्यों आता था? उसने पूछा। पैसे वाला था और बहुत कुछ करता था जो सामने नहीं दिखता, नसीमा ने कहा। उसने मुझे क्यों मारा? रेखा ने पूछा। नसीमा ने नजरें हटा ली। क्योंकि तूने कुछ देखा था क्या? रेखा ने तुरंत पूछा। नसीमा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, रेखा ने कहा। झूठ मत बोलो। नसीमा ने उसकी तरफ देखा। मुझे सच में नहीं पता। उसने बस इतना कहा था कि अगर ये जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। रेखा चुप हो गई। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई आवाज नहीं थी। फिर उसने पूछा, वो अब कहाँ है? नसीमा ने कहा, पता नहीं। उस रात के बाद गायब हो गया। रेखा ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन वो जिंदा है, उसने कहा। नसीमा ने उसे देखा। तू कैसे कह सकती है? क्योंकि मुझे अभी सब याद नहीं आया, रेखा ने कहा। जब तक सब याद नहीं आएगा, वो सामने नहीं आएगा। नसीमा ने कुछ नहीं कहा। रेखा मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर कुछ और याद आए तो मुझे बताना, उसने कहा। नसीमा ने पीछे से पूछा, तू क्या करेगी? रेखा रुकी नहीं, बस बोली, जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करूंगी। वो कमरे से बाहर निकल गई। चांद महल के बाहर आते ही उसने गली की तरफ देखा। सब कुछ अब साफ लग रहा था। वह धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ी जहां उसे लगा कि कुछ और छुपा है। गली के एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जो बंद पड़ा था। रेखा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ और अचानक उसके दिमाग में एक और झटका लगा। उसे याद आया, वो इस दरवाजे के पीछे गई थी और वहाँ कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रेखा ने आंखें खोलीं। अब उसकी सांसें तेज थीं। यहीं से शुरू हुआ था, उसने धीरे से कहा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन अब ये रुकावट ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि रेखा अब सिर्फ याद नहीं कर रही थी, वो अपने अतीत को खोल रही थी और हर कदम उसे उस सच्चाई के करीब ले जा रहा था जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई थी। पुराने दरवाजे के सामने खड़ी रेखा ने कुछ सेकंड तक उसे बिना हिलाए देखा, फिर उसने आसपास नजर दौड़ाई। गली में लोगों की आवाजाही थी, लेकिन उस कोने पर ज्यादा ध्यान किसी का नहीं था। दरवाजा लकड़ी का था, ऊपर जंग लगा ताला लटका हुआ था। रेखा ने ताले को हाथ से छुआ, फिर धीरे से उसे खींचा। ताला मजबूत था, लेकिन दरवाजे की चौखट ढीली लग रही थी। उसने थोड़ा जोर लगाया। पहली बार में कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उसने और ताकत लगाई तो दरवाजा हल्का सा हिला। तीसरी बार धक्का देते ही चौखट के पास से लकड़ी चरमराई और दरवाजा थोड़ा खुल गया। ताला अपनी जगह था, लेकिन दरवाजा किनारे से अंदर की ओर खुल गया।
अंदर अंधेरा था, धूल की गंध बाहर तक आ रही थी। रेखा ने एक कदम अंदर रखा। कुछ देर तक उसकी आंखें अंधेरे में ढलती रहीं। फिर धीरे धीरे अंदर की चीजें दिखने लगीं। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन खाली भी नहीं था। कोनों में कुछ बक्से पड़े थे, दीवारों पर पुरानी निशानियां थीं। रेखा आगे बढ़ी। उसके कदम सावधानी से पड़ रहे थे, जैसे उसे पता हो कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह उसे ढूंढने आई हो। उसने एक बक्सा खोला, अंदर पुराने कपड़े थे। उसने दूसरा खोला, उसमें कागज थे, कुछ फटे हुए, कुछ अधूरे। उसने उन्हें उठाकर देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं था। अचानक उसका ध्यान दीवार के एक हिस्से पर गया। वहां धूल कम थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। वो उस तरफ बढ़ी। उसने हाथ से धूल हटाए। नीचे लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा दिखा, जैसे दीवार में कोई छुपा हुआ खांचा हो। रेखा ने उसे खोलने की कोशिश की। थोड़ा दबाने पर वो खुल गया। अंदर एक छोटा सा लोहे का डिब्बा रखा था। रेखा ने उसे बाहर निकाला। डिब्बा बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं था। उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ फोटो थी, कुछ कागज और एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा कुछ। रेखा ने एक फोटो उठाई। फोटो में वही हॉल था, लेकिन अलग तरह से सजा हुआ। कुछ लोग खड़े थे और बीच में एक आदमी था। रेखा ने ध्यान से देखा। वही चेहरा, विक्रम। उसकी आंखें फोटो पर टिक गईं। उसने दूसरी फोटो उठाई। इस बार उसमें वही कमरा था जहां वह अभी खड़ी थी, लेकिन फोटो में वहां कुछ लोग थे और एक टेबल पर कुछ पैकेट रखे थे। रेखा ने कागज उठाए। उनमें कुछ नाम लिखे थे, कुछ नंबर और कुछ जगहों के नाम। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सब वापस डिब्बे में रख लिया। फिर उसने पेन ड्राइव उठाए। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। अचानक उसे बाहर से आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज। रेखा तुरंत सतर्क हो गई। उसने डिब्बा वापस खांचे में रखा, दरवाजा बंद किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई, एक आदमी उस तरफ आ रहा था। तू यहाँ क्या कर रही है? उसने पूछा। रेखा ने बिना घबराए कहा, गलती से आ गई थी। आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोला, यहाँ कोई नहीं आता। रेखा ने सिर हिलाया और गली की तरफ बढ़ गई। वह बिना पीछे देखे चलती रही। गली से बाहर निकलते ही उसने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली। उसने उसे हाथ में घुमाया। इसमें कुछ है, उसने धीरे से कहा। अब उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इसे देख सके। वह शहर की सड़क पर निकल आई। कुछ देर तक वह यूं ही चलती रही, फिर उसे एक छोटी सी दुकान दिखी जहां कंप्यूटर का बोर्ड लगा था। वह अंदर चली गई। दुकान में एक लड़का बैठा था, लगभग 20-22 साल का। क्या काम है? उसने पूछा। रेखा ने पेन ड्राइव उसकी तरफ बढ़ाई, इसे खोलना है। लड़के ने पेन ड्राइव लिया और कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर कुछ फोल्डर खुले। लड़के ने एक फाइल खोली। वीडियो चलने लगा। रेखा ने स्क्रीन की तरफ देखा। वीडियो में वही कमरा था। कुछ लोग अंदर थे। टेबल पर कुछ पैकेट रखे थे और सामने विक्रम खड़ा था। रेखा की आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं। वीडियो में आवाज भी थी। सब तैयार है? विक्रम की आवाज आई। हाँ, किसी ने जवाब दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, विक्रम ने कहा। रेखा ने पूरा वीडियो देखा। उसमें कई बातें थीं, लेकिन सब साफ नहीं था। लड़के ने पूछा, तुझे ये कहाँ मिला? रेखा ने कहा, मिल गया। लड़के ने उसे देखा, ये ठीक चीज नहीं लग रही। रेखा ने कहा, कॉपी कर दो। लड़के ने फाइल कॉपी कर दी। रेखा ने पेन ड्राइव वापस लिया और दुकान से बाहर आ गई। अब उसके पास एक सबूत था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। उसे अभी और जानना था। वो फिर से उसी गली की तरफ मुड़ी। इस बार उसके कदम और तेज थे। वह सीधे चांद महल के अंदर गई। नसीमा अभी भी अपने कमरे में थी। रेखा बिना पूछे अंदर चली गई। तुमने झूठ बोला, उसने सीधे कहा। नसीमा ने उसकी तरफ देखा। क्या? रेखा ने पेन ड्राइव दिखाया। यह क्या है? नसीमा का चेहरा बदल गया। तू ये कहाँ से लाई?
उसने पूछा। वहीं से जहां सच छुपा था, रेखा ने कहा। नसीमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुझे ये नहीं देखना चाहिए था। अब देख लिया, रेखा ने कहा। तू समझ नहीं रही, नसीमा बोली। मैं सब समझ रही हूँ, रेखा ने कहा, ये सिर्फ नाचने की जगह नहीं थी। नसीमा ने नजरें झुका लीं। यहाँ और भी काम होते थे, रेखा ने कहा। नसीमा ने धीरे से कहा, सब जगह ऐसा होता है। और मैंने वो देख लिया था, रेखा ने कहा। नसीमा ने सिर हिलाया। इसलिए उसने मुझे मार दिया, रेखा ने कहा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वो अब कहाँ है? रेखा ने पूछा। नसीमा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तू उसे ढूंढेगी तो वो तुझे ढूंढ लेगा। रेखा ने कहा, मुझे वही चाहिए। नसीमा ने उसकी तरफ देखा, तू बच नहीं पाएगी। रेखा ने जवाब दिया, मैं पहले भी नहीं बची थी। वो मुड़ी और बाहर निकल गई। अब उसके पास दिशा थी, और उसके कदम अब रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि अब ये सिर्फ यादों का मामला नहीं था, ये हिसाब का मामला था, और वह हिसाब अब शुरू हो चुका था। चांद महल से बाहर निकलते ही रेखा ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। गली की आवाजें वही थीं, लेकिन उसके लिए अब सब कुछ अलग था। उसके पास अब सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि सबूत भी था। उसने पेन ड्राइव को कसकर पकड़ा और सीधी सड़क की तरफ बढ़ गई। शहर का शोर उसके कानों में जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, विक्रम। वह जानती थी कि सीधे उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। उसे पहले उन लोगों तक पहुंचना होगा जो उसके करीब थे। उसने दिमाग में उस वीडियो के कुछ हिस्से दोहराए। कुछ चेहरे थे, कुछ आवाजें थीं, और एक जगह का नाम भी सुनाई दिया था, गोदाम नंबर 17। रेखा ने उसी दिशा में सोचते हुए आसपास नजर दौड़ाई। उसे पता था कि ऐसे गोदाम शहर के बाहरी इलाके में होते हैं। उसने एक ऑटो रोका। गोदाम नंबर 17 कहाँ है? उसने पूछा। ऑटो वाला पहले तो चौंका, फिर बोला, कौन सा? यहाँ कई गोदाम हैं, रेखा ने कहा, जहाँ पुराने सामान रखे जाते हैं, शहर के बाहर। ऑटो वाला कुछ सोचकर बोला, चल छोड़ देता हूँ, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। रेखा ऑटो में बैठ गई। रास्ते भर वह चुप रही। उसके दिमाग में वीडियो के दृश्य घूम रहे थे। कुछ देर बाद ऑटो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। चारों तरफ बड़े बड़े गोदाम थे, कुछ बंद, कुछ खुले। ऑटो वाला बोला, यही होगा, देख ले। रेखा ने पैसे दिए और उतर गई। उसने चारों तरफ देखा, हर गोदाम पर नंबर लिखा था। वह धीरे धीरे चलते हुए नंबर पढ़ने लगी। 12, 13, 14। उसके कदम तेज हो गए। 15, 16 और फिर 17। गोदाम नंबर 17 उसके सामने था। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं था। आसपास कोई नहीं था। रेखा कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी। कुछ बड़े बड़े बक्से रखे थे, कुछ खाली जगह थी। रेखा अंदर गई। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर और भी हो। रेखा रुक गई। उसने ध्यान से सुना, फिर आवाज बंद हो गई। रेखा आगे बढ़ी। एक कोने में उसे एक टेबल दिखी। उस पर कुछ कागज रखे थे। वह पास गई और कागज उठाए। उनमें कुछ नाम थे, कुछ नंबर और कुछ तारीखें। उसने जल्दी से उन्हें देखा। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है? रेखा तुरंत मुड़ी। 2 आदमी खड़े थे। तू यहाँ क्या कर रही है? एक ने पूछा। रेखा ने बिना घबराए कहा, मैं रास्ता भटक गई थी। दूसरा आदमी हंसा, यहाँ कोई रास्ता नहीं भटकता। पहला आदमी आगे बढ़ा, सच बता। रेखा ने कागज नीचे रख दिए। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, उसने कहा। क्या? आदमी ने पूछा। रेखा ने सीधे कहा, विक्रम। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। तू उसे कैसे जानती है? एक ने पूछा। रेखा ने जवाब नहीं दिया। दूसरा आदमी बोला, इसे बाहर निकालो। पहला आदमी रेखा की तरफ बढ़ा। रेखा पीछे नहीं हटी। जैसे ही आदमी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, रेखा ने झटके से हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गई। उसकी चाल अचानक बदल गई थी। उसके पैर ऐसे हिले जैसे वह नाच रही हो,
लेकिन हर हरकत सटीक थी। आदमी एक पल के लिए रुक गया। रेखा ने मौका देखकर तेजी से साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। पकड़ो इसे, पीछे से आवाज आई। रेखा बाहर निकल गई। वह बिना रुके दौड़ती रही। कुछ दूर जाकर वह एक गली में मुड़ी और फिर धीरे धीरे चलने लगी। पीछे कोई नहीं था। उसने सांस संभाली। अब उसे यकीन हो गया था कि वो सही दिशा में है। वह वापस शहर की तरफ चली गई। शाम होने लगी थी। रेखा ने एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने पास रखे कागज निकाले। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा। कुछ नाम बार बार आ रहे थे। एक नाम था राकेश। उसके सामने एक नंबर भी लिखा था। रेखा ने नंबर को ध्यान से देखा। उसे अब अगला कदम समझ आ गया था। वो एक पब्लिक फोन बूथ की तरफ गई। उसने नंबर डायल किया। कुछ सेकंड तक घंटी बजती रही। फिर किसी ने फोन उठाया। कौन? आवाज आई। रेखा ने कहा, मुझे राकेश से बात करनी है। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से पूछा गया। रेखा ने कहा, जिसे विक्रम ढूंढ रहा है। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी रही। फिर आवाज आई, तू कहाँ है? रेखा ने फोन काट दिया। उसने जगह नहीं बताई। अब उसे पता था कि सामने वाला खुद उसे ढूंढेगा, और वही वह चाहती थी। रात होने लगी थी। रेखा एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़ी थी। उसकी नजरें सड़क पर थीं। कुछ देर बाद एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने चारों तरफ देखा। फिर उसकी नजर रेखा पर पड़ी। वो उसके पास आया। तूने फोन किया था? उसने पूछा। रेखा ने सिर हिलाया। तू कौन है? उसने पूछा। रेखा ने कहा, मुझे विक्रम तक पहुंचना है। आदमी ने उसे ध्यान से देखा। क्यों? उसने पूछा। रेखा ने कहा, उसने मेरा काम अधूरा छोड़ा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। नाम क्या है तेरा? उसने पूछा। रेखा ने जवाब दिया, जो उसे याद होगा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गाड़ी में बैठ। रेखा बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। रेखा खिड़की से बाहर देख रही थी। अब वह सीधे उस रास्ते पर थी जहां से वापस मुड़ना नहीं था। और इस बार वह तैयार थी। गाड़ी शहर की भीड़ से निकलकर धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर पहुंचने लगी। रेखा पीछे की सीट पर बैठी थी और सामने बैठे आदमी को ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में लगातार सतर्कता थी। गाड़ी के अंदर कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ इंजन की आवाज थी। कुछ देर बाद आदमी ने पूछा, तूने कहा था विक्रम को जानती है, कैसे? रेखा ने खिड़की से नजर हटाए बिना कहा, उसे मैं जितना जानती हूँ उतना शायद तू भी नहीं जानता होगा। आदमी ने हल्का सा हंसकर कहा, बड़ी बात कर रही है। रेखा ने सीधा जवाब दिया, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आई हूँ। गाड़ी एक पुराने इलाके में मुड़ी, जहाँ सड़कें टूटी हुई थीं और आसपास कम रोशनी थी। कुछ दूरी पर एक बड़ा सा मकान दिखा, जिसके बाहर दो लोग खड़े थे। गाड़ी वहीं जाकर रुकी। उतर, आदमी ने कहा। रेखा नीचे उतरी। उसने चारों तरफ देखा। जगह शांत थी, लेकिन साफ था कि यहाँ आने जाने वाले लोग आम नहीं थे। आदमी उसे लेकर अंदर गया। एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक कमरा था। दरवाजा खुला और वे अंदर गए। कमरे में एक आदमी बैठा था। उम्र करीब 40 के आसपास, चेहरा शांत लेकिन नजरें तेज। उसने रेखा को देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखा जो उसे लाया था। यही है? उसने पूछा। हाँ, साथ वाला बोला। बैठ, उस आदमी ने रेखा से कहा। रेखा बिना झिझक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नाम? उसने पूछा। रेखा ने कहा, नाम जरूरी नहीं है। आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोला, तूने फोन पर कहा था कि विक्रम तुझे ढूंढ रहा है। हाँ, रेखा ने कहा। क्यों? आदमी ने पूछा। रेखा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने उसका काम देखा है। कमरे में हल्का सा सन्नाटा छा गया। आदमी ने पूछा, क्या देखा है तूने? रेखा ने कहा, गोदाम नंबर 17 और चांद महल। आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तू वहां गई थी? उसने पूछा। हाँ, रेखा ने कहा। और जिंदा वापस आ गई? आदमी ने कहा। रेखा ने जवाब नहीं दिया। तू चाहती क्या है? उसने पूछा।
रेखा ने कहा, विक्रम। आदमी कुर्सी पर पीछे टिक गया। सब लोग वही चाहते हैं, उसने कहा। रेखा ने कहा, लेकिन सब उसके पास नहीं पहुंचते। आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। तुझे क्या लगता है, मैं तुझे उसके पास क्यों ले जाऊं? उसने पूछा। रेखा ने कहा, क्योंकि मैं उसे ढूंढने में तेरी मदद कर सकती हूँ। आदमी ने पूछा, कैसे? रेखा ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और टेबल पर रख दी। इसमें उसका काम है, उसने कहा। आदमी ने पेन ड्राइव उठाई, उसे घुमाया, फिर अपने आदमी को इशारा किया। उसने उसे लेकर बाहर चला गया। कुछ मिनट तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही। फिर आदमी ने पूछा, तूने ये कहाँ से लिया? रेखा ने कहा, जहाँ से उसे नहीं लेना चाहिए था। आदमी ने उसकी तरफ देखा, तू सीधे जवाब नहीं देती। रेखा ने कहा, मुझे घुमाना नहीं आता। कुछ देर बाद वह आदमी वापस आया और उसने धीरे से कहा, सही है। कमरे में बैठे आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, अब बात कर सकते हैं। रेखा चुप रही। मेरा नाम दिनेश है, उसने कहा, और मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। रेखा ने कहा, तो हम दोनों का काम एक ही है। दिनेश ने पूछा, तू उसे क्यों ढूंढ रही है? रेखा ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोली, उसने मुझे खत्म किया था। दिनेश ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? रेखा ने कहा, मतलब वही जो तू समझ रहा है। दिनेश कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, तू सीधी बात नहीं कर रही, लेकिन तेरे पास कुछ है, ये साफ है। रेखा ने कहा, मेरे पास यादें हैं, और वो सबूत जो उसे बाहर ला सकता है। दिनेश ने टेबल पर हाथ रखा, अगर मैं तेरी मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? रेखा ने कहा, वो जो तू इतने समय से चाहता है। दिनेश ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है। उसने अपने आदमी को बुलाया, इसके लिए जगह तैयार करो। रेखा उठी नहीं, वो वहीं बैठी रही। तू यहीं रहेगी कुछ दिन, दिनेश ने कहा, जब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल लेते। रेखा ने सिर हिलाया। उसे एक कमरे में ले जाया गया। कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक टेबल और एक खिड़की। रेखा अंदर गई और दरवाज़ा बंद हो गया। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। अब वो अकेली नहीं थी, और अब खेल शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह उसे फिर उसी कमरे में बुलाया गया। दिनेश वहां था। हमने पता लगाया है, उसने कहा, विक्रम अभी शहर में नहीं है। रेखा ने पूछा, कहाँ है? दिनेश ने कहा, उसकी आखिरी लोकेशन शहर के बाहर एक फार्म हाउस की है। रेखा ने तुरंत कहा, वहीं जाना होगा। दिनेश ने कहा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। रेखा ने कहा, वो भाग जाएगा। दिनेश ने जवाब दिया, वो तभी भागेगा जब उसे पता चलेगा कि हम आ रहे हैं। रेखा चुप हो गई। हमें उसे बाहर निकालना होगा, दिनेश ने कहा। रेखा ने पूछा, कैसे? दिनेश ने कहा, उसके किसी आदमी को पकड़कर। रेखा ने तुरंत कहा, राकेश। दिनेश ने उसकी तरफ देखा, तुझे ये नाम कैसे पता? रेखा ने कहा, गोदाम के कागज में था। दिनेश ने सिर हिलाया, हम उसे ढूंढ सकते हैं। रेखा ने कहा, ढूंढो। दिनेश ने अपने आदमी को बुलाया और आदेश दिया। रेखा वहीं बैठी रही। अब हर चीज तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही घंटों में खबर आई। मिल गया, आदमी ने कहा। दिनेश ने पूछा, कहाँ? शहर के बाहर, एक पुराने मकान में, उसने कहा। दिनेश ने रेखा की तरफ देखा। चलना है? उसने पूछा। रेखा ने कहा, अभी। दिनेश ने बिना देर किए उठकर कहा, चलो। रेखा उसके साथ बाहर निकली। गाड़ी तैयार थी, वे सब उसमें बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। रेखा ने खिड़की से बाहर देखा। अब वो हर कदम के साथ अपने अतीत के और करीब जा रही थी, और इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। गाड़ी शहर से बाहर निकलते ही गति तेज हो गई। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में पुराने मकान दिख रहे थे। दिनेश आगे बैठा था और उसके साथ दो आदमी थे, जबकि रेखा पीछे की सीट पर बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। हर मोड़, हर रास्ता जैसे वह ध्यान से याद कर रही हो।
कुछ देर बाद गाड़ी एक संकरे रास्ते पर मुड़ी और फिर एक पुराने मकान के सामने जाकर रुक गई। मकान चारों तरफ से टूटा फूटा था, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर कोई नहीं था। दिनेश ने धीरे से कहा, यही है। सब लोग गाड़ी से उतरे। एक आदमी ने इशारे से बाकी को अलग अलग दिशा में खड़े होने को कहा। रेखा वहीं खड़ी रही। दिनेश ने उसकी तरफ देखा। अंदर हम जाएंगे, तू बाहर रह। रेखा ने कहा, मैं भी चलूंगी। दिनेश ने सख्त आवाज में कहा, ये खेल नहीं है। रेखा ने जवाब दिया, मेरे लिए ये खेल नहीं है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर दिनेश ने इशारा किया, चल। दरवाजे के पास पहुंचकर एक आदमी ने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी। कमरा छोटा था, लेकिन अंदर कोई था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसने अचानक उठकर पीछे देखा। कौन? वह कुछ कह पाता, उससे पहले ही दिनेश के आदमी ने उसे पकड़ लिया। शांत रह, दिनेश ने कहा। आदमी छटपटाने लगा, तुम लोग कौन हो? दिनेश उसके सामने आया, तुझे पता है हम कौन हैं? आदमी ने नजरें चुरा ली। रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। राकेश, उसने कहा। आदमी ने उसकी तरफ देखा, तू कौन है? रेखा ने कहा, तुझे नाम सुनकर पहचान आ जानी चाहिए थी। राकेश ने सिर हिलाया, मैं नहीं जानता। दिनेश ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने राकेश को कुर्सी पर कसकर बांध दिया। अब सोचकर बोल, दिनेश ने कहा। राकेश चुप रहा। रेखा ने आगे बढ़कर कहा, गोदाम नंबर 17, चांद महल, याद है? राकेश की आंखों में हल्की हरकत हुई। तू वहां था? रेखा ने कहा। राकेश ने कुछ नहीं कहा। रेखा ने जेब से पेन ड्राइव निकाली और उसके सामने दिखाई। ये देखा है? उसने पूछा। राकेश ने नजरें फेर ली। दिनेश ने कहा, अब बोल भी दे। राकेश ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। रेखा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, विक्रम कहाँ है? राकेश चुप रहा। दिनेश ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने राकेश के कंधे को जोर से दबाया। बोल, उसने कहा। राकेश दर्द से तिलमिला गया। मुझे सच में नहीं पता, उसने कहा। रेखा ने कहा, तू झूठ बोल रहा है। राकेश ने उसकी तरफ देखा, तू कौन है? रेखा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जिसे उसने खत्म किया था। राकेश के चेहरे पर एक पल के लिए बदलाव आया। ये क्या बोल रही है? उसने कहा। रेखा ने कहा, उस रात मैं वहां थी। राकेश ने सिर हिलाया, नहीं, वह अचानक चुप हो गया। रेखा ने तुरंत कहा, बोल, आगे बोल। राकेश ने नजरें झुका ली। दिनेश ने कहा, अब तो समझ आ गया होगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राकेश बोला, वो शहर के बाहर है, पुराने फार्म हाउस में। दिनेश ने पूछा, कौन सा? राकेश ने एक जगह का नाम बताया। रेखा ध्यान से सुन रही थी। वहाँ कितने लोग हैं? दिनेश ने पूछा। 4 या 5, राकेश ने कहा। दिनेश ने अपने आदमी की तरफ देखा, नोट कर। रेखा ने पूछा, विक्रम कब आता है? राकेश ने कहा, वो हमेशा वहीं नहीं रहता, लेकिन आज रात होगा। दिनेश ने उसकी तरफ देखा, पक्का? राकेश ने सिर हिलाया, हाँ। दिनेश ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, ठीक है। उसने अपने आदमी को इशारा किया। इसे यहीं रहने दो, उसने कहा। रेखा ने कहा, इसे साथ ले चलते हैं। दिनेश ने कहा, जरूरत नहीं। रेखा ने कुछ नहीं कहा। सब लोग बाहर निकल गए। गाड़ी फिर से चल पड़ी। इस बार रास्ता और भी सुनसान था। रेखा ने खिड़की से बाहर देखा। अब सब कुछ एक दिशा में जा रहा था। कुछ देर बाद दिनेश ने कहा, हम सीधे नहीं जाएंगे। रेखा ने पूछा, क्यों? दिनेश ने कहा, पहले चारों तरफ देखेंगे, फिर अंदर जाएंगे। रेखा ने सिर हिलाया। गाड़ी एक जगह रुक गई जहां से फार्म हाउस दूर से दिख रहा था। सब लोग उतर गए। दिनेश ने दूर की तरफ इशारा किया, वो रहा। रेखा ने देखा, एक बड़ा सा मकान था, चारों तरफ पेड़ थे और बाहर हल्की रोशनी थी। यही है, उसने धीरे से कहा। दिनेश ने कहा, अब हम इंतजार करेंगे। रेखा ने पूछा, किसका? दिनेश ने कहा, सही समय का। रेखा चुप रही।
कुछ देर बाद उसने कहा, वो अंदर है। दिनेश ने उसकी तरफ देखा, तुझे कैसे पता? रेखा ने कहा, मुझे पता है। दिनेश ने कुछ नहीं कहा। वो अपने लोगों के साथ योजना बनाने लगा। रेखा वहीं खड़ी रही, उसकी नजरें उस मकान पर थीं। उसके दिमाग में वही चेहरा था, वही रात, वही कमरा, और अब वह सामने था। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, और वह कदम अब उठने वाला था। फार्म हाउस दूर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन आसपास की हलचल बता रही थी कि अंदर लोग मौजूद हैं। रेखा एक पेड़ के पीछे खड़ी थी और उसकी नजरें लगातार उसी मकान पर टिकी हुई थीं। दिनेश और उसके आदमी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर अंदर जाने की योजना बना रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन रेखा के कदम स्थिर थे। दिनेश ने धीरे से कहा, 2 लोग पीछे से जाएंगे, 2 सामने से। जैसे ही अंदर का दरवाजा खुलेगा, हम घुसेंगे। रेखा ने पूछा, मैं कहाँ रहूंगी? दिनेश ने कहा, तू बाहर रहेगी। रेखा ने सिर हिलाया, नहीं। दिनेश ने उसकी तरफ देखा, यह कोई जगह नहीं है तेरे लिए। रेखा ने कहा, मैं यहाँ तक आई हूँ, अब रुकूंगी नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे, फिर दिनेश ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे इशारे के बिना अंदर नहीं आएगी। रेखा ने कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। रेखा पेड़ के पीछे थी, लेकिन उसकी नज़र दरवाजे पर थी। एक आदमी धीरे धीरे पीछे की तरफ गया। दूसरे ने सामने की तरफ जाकर दरवाजे को हल्के से खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर वाले ने कहा, सामान आया है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, दिनेश और उसके आदमी तेजी से अंदर घुस गए। रेखा ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह भी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर चली गई। अंदर घुसते ही हलचल मच गई। 2 आदमी खड़े थे, लेकिन वे तैयार नहीं थे। दिनेश के लोगों ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया। रेखा ने चारों तरफ देखा। कमरा बड़ा था, लेकिन सजा हुआ नहीं था। टेबल, कुर्सियां और कुछ बक्से रखे थे। विक्रम कहाँ है? दिनेश ने जोर से पूछा। एक आदमी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे ने डरते हुए कहा, ऊपर ऊपर है। रेखा ने तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखा। वह बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ दौड़ गई। दिनेश ने पीछे से आवाज लगाई, रुक। लेकिन रेखा नहीं रुकी। सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कमरे थे। रेखा एक एक दरवाजा खोलती गई। पहला कमरा खाली था, दूसरा भी। तीसरे के पास पहुंचते ही वह रुक गई। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ रेखा की तरफ थी। रेखा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, विक्रम। आदमी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन है? उसने पूछा। रेखा ने कहा, पहचान नहीं पाया। विक्रम ने ध्यान से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं आई। मैं तुझे नहीं जानता, उसने कहा। रेखा कुछ कदम आगे बढ़ी। तू मुझे जानता है, उसने कहा। विक्रम ने भौहें सिकोड़ ली, सीधा बोल। रेखा ने कहा, चांद महल, याद है? विक्रम के चेहरे पर हल्की हरकत हुई। बहुत लोग आते थे वहां, उसने कहा। रेखा ने कहा, लेकिन सब नहीं मरते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। तू क्या कहना चाहती है? उसने पूछा। रेखा ने कहा, उस रात तूने मुझे खत्म किया था। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा। तू पागल है, उसने कहा। रेखा ने कहा, शायद, लेकिन मुझे सब याद है। विक्रम की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या याद है? उसने पूछा। रेखा ने कहा, वो कमरा, वो चाकू और तेरी आवाज। विक्रम अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। तू कौन है? उसने फिर पूछा। रेखा ने कहा, जिसे तूने खत्म समझ लिया था। तभी पीछे से दिनेश और उसके आदमी कमरे में आ गए। दिनेश ने विक्रम की तरफ देखा, आखिर मिल ही गया। विक्रम ने चारों तरफ देखा। अब वह अकेला था। तुम लोग गलत जगह आ गए हो, उसने कहा। दिनेश ने कहा, नहीं, सही जगह।
विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पकड़ लोगे? दिनेश ने कहा, आज नहीं बच पाएगा। विक्रम ने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला। रेखा ने तुरंत ध्यान दिया। रुको, उसने कहा, लेकिन तब तक विक्रम ने कुछ बाहर निकाल लिया था, एक छोटा सा हथियार। कमरे में तनाव बढ़ गया। दिनेश के आदमी भी तैयार हो गए। कुछ सेकंड के लिए सब स्थिर हो गया। रेखा ने विक्रम की आंखों में देखा। तू भाग नहीं पाएगा, उसने कहा। विक्रम ने कहा, देखते हैं। अगले ही पल उसने पीछे की खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया। दिनेश चिल्लाया, रोक उसे। लेकिन विक्रम तेज था। वो खिड़की की तरफ दौड़ा और कूद गया। सब लोग खिड़की की तरफ भागे। नीचे अंधेरा था, विक्रम दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश ने गुस्से में कहा, भाग गया। रेखा खिड़की के पास खड़ी रही। उसने नीचे देखा, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो वापस आएगा, उसने कहा। दिनेश ने पूछा, तुझे कैसे पता? रेखा ने कहा, क्योंकि अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रेखा ने खिड़की से नजर हटाई। अब खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब शुरू हुआ था। खिड़की से कूदकर गायब हुए विक्रम का कोई निशान नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा गहरा था और फार्म हाउस के पीछे का हिस्सा पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। दिनेश ने तुरंत अपने आदमियों को नीचे भेजा। चारों तरफ फैल जाओ, दूर नहीं गया होगा, उसने कहा। 2 आदमी सीढ़ियों की तरफ दौड़े, बाकी खिड़की के पास से नीचे कूदकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। रेखा कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर मुड़ी और बिना कुछ बोले नीचे की तरफ चल दी। नीचे पहुंचते ही उसने दरवाजे के बाहर का इलाका देखा। जमीन पर कुछ हल्के निशान थे, जैसे कोई तेजी से भागा हो। उसने झुककर मिट्टी को हाथ से छुआ, फिर आगे की तरफ बढ़ गई। दिनेश भी बाहर आया। कुछ मिला? उसने पूछा। रेखा ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ती रही। कुछ दूरी पर झाड़ियों के पास एक टूटी हुई टहनी पड़ी थी। रेखा वहीं रुकी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोली, इधर गया है। दिनेश ने अपने आदमियों को इशारा किया, उधर फैलो। सब लोग उस दिशा में बढ़ने लगे। रास्ता साफ नहीं था, लेकिन झाड़ियों के बीच से एक हल्का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ मीटर आगे जाकर जमीन पर जूते के निशान दिखे। रेखा ने उन निशानों को ध्यान से देखा और बिना रुके आगे बढ़ गई। करीब 10 मिनट तक वे लोग उसी दिशा में चलते रहे। फिर अचानक सामने एक कच्ची सड़क दिखाई दी। सड़क के किनारे टायर के निशान थे। दिनेश ने नीचे झुककर देखा, यहाँ से गाड़ी गई है। रेखा ने सड़क के दोनों ओर नजर दौड़ाई। वो पहले से तैयार था, उसने कहा। दिनेश ने सिर हिलाया, हाँ, पीछे का रास्ता पहले से सेट था। कुछ देर तक सब लोग वहीं खड़े रहे। फिर दिनेश ने कहा, वापस चलते हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग धीरे धीरे वापस फार्म हाउस की तरफ लौटने लगे। रेखा सबसे पीछे चल रही थी। उसका ध्यान अब भी उसी दिशा में था जहाँ से गाड़ी गई थी। फार्म हाउस लौटकर दिनेश ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया। यहाँ जो भी है, सब चेक करो, उसने कहा। लोग अंदर फैल गए। रेखा भी अंदर चली गई। वो सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंची जहां विक्रम खड़ा था। कमरे में अब सन्नाटा था। खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। रेखा ने कमरे के हर कोने को देखा। टेबल पर कुछ कागज पड़े थे। उसने उन्हें उठाकर देखा। कुछ नाम, कुछ जगहों के निशान और कुछ नंबर लिखे थे। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा और जेब में रख लिया। तभी दिनेश अंदर आया। कुछ मिला? उसने पूछा। रेखा ने कहा, ये। उसने कागज उसे दिखाए। दिनेश ने जल्दी जल्दी उन्हें देखा। ये उसके नए ठिकानों के नाम हो सकते हैं, उसने कहा। रेखा ने कहा, या पुराने। दिनेश ने अपने आदमी को बुलाया, इन सब की जानकारी निकालो अभी। वह आदमी कागज लेकर बाहर चला गया। रेखा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बाहर देखा। वो जल्दी फिर सामने आएगा, उसने कहा। दिनेश ने पूछा, तुझे इतना भरोसा क्यों है? रेखा ने जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझे देखा है। दिनेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो अब वो भी तुझे ढूंढेगा। रेखा ने सिर हिलाया, यही चाहिए।
कुछ देर बाद नीचे से आवाज आई, सर एक और चीज मिली है। दिनेश और रेखा नीचे आए। एक कमरे में एक पुराना कंप्यूटर रखा था। स्क्रीन बंद थी। आदमी ने कहा, शायद इसमें कुछ हो। दिनेश ने कहा, चालू करो। कंप्यूटर ऑन हुआ। पासवर्ड मांग रहा था। आदमी ने कुछ कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। रेखा ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उसने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। स्क्रीन खुल गई। दिनेश ने उसकी तरफ देखा, तुझे कैसे पता? रेखा ने कहा, उसे आसान चीजें पसंद नहीं थीं। कंप्यूटर में कई फाइलें थीं। एक फोल्डर में वीडियो थे, दूसरे में डॉक्यूमेंट। दिनेश ने एक एक करके फाइलें खोलनी शुरू की। कई जगहों के नाम सामने आए। कुछ चेहरों की तस्वीरें थीं, कुछ सौदों के रिकॉर्ड थे। रेखा ने एक वीडियो खोला। उसमें वही आदमी थे जो पहले दिखे थे। बीच में विक्रम खड़ा था। वो किसी से बात कर रहा था। आवाज साफ थी। अगला काम 3 दिन बाद, उसने कहा। जगह बदलनी होगी। रेखा ने वीडियो को आगे बढ़ाया। आखिरी हिस्से में एक जगह का नाम बोला गया था। दिनेश ने तुरंत नोट किया। यही अगला ठिकाना है, उसने कहा। रेखा ने कहा, वो वहां जाएगा। दिनेश ने अपने आदमियों को बुलाया, हम वहां जाएंगे, लेकिन तैयारी के साथ। रेखा ने कहा, देरी मत करना। दिनेश ने जवाब दिया, जल्दबाजी में गलती होती है। रेखा चुप हो गई। कुछ देर बाद सब लोग फार्म हाउस से बाहर निकल गए। गाड़ी फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। रेखा पीछे बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। रास्ते में दिनेश ने पूछा, तू उससे आमने सामने क्या करेगी? रेखा ने कहा, जो अधूरा है वो पूरा करूंगी। दिनेश ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी शहर की तरफ मुड़ी, फिर एक दूसरे रास्ते पर निकल गई। कुछ देर बाद वे लोग एक पुराने इलाके में पहुंचे। वहां एक छोटा सा गोदाम था, जो बाहर से बंद दिख रहा था। यही है, दिनेश ने कहा। सब लोग गाड़ी से उतरे। दरवाजा बंद था। एक आदमी ने ताला तोड़ा। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। सब लोग धीरे धीरे अंदर गए। अंदर कुछ खास नहीं था, खाली जगह और कुछ बक्से। लेकिन एक कोने में एक छोटा सा कमरा था। रेखा उस तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक टेबल थी और उस पर एक फोन रखा था। फोन बज रहा था। रेखा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता था तू आएगी। रेखा ने कुछ नहीं कहा। अब खेल बराबर है, आवाज ने कहा। रेखा ने धीरे से कहा, इस बार तू नहीं बचेगा। दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई, देखते हैं। फोन कट गया। रेखा ने फोन नीचे रख दिया। दिनेश ने पूछा, क्या कहा उसने? रेखा ने कहा, वो तैयार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब दोनों तरफ से चाल चल दी गई थी और अगला कदम सीधा टकराव था। फोन कटने के बाद कमरे में कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई। रेखा ने धीरे से रिसीवर को उसकी जगह पर रखा और टेबल के किनारे पर उंगलियां टिका दी। दिनेश उसके पास आकर खड़ा हो गया। लोकेशन ट्रेस हो सकती है, उसने अपने आदमी से पूछा। आदमी ने सिर हिलाया, पुराना लाइन सेटअप है, सीधा ट्रेस नहीं होगा, लेकिन आसपास का एरिया पकड़ सकते हैं। दिनेश ने कहा, जल्दी करो। 2 लोग बाहर निकल गए। रेखा ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार पर एक पुराना नक्शा चिपका था, जिसमें शहर और बाहर के रास्ते चिन्हित थे। कुछ जगहों पर पिन लगे थे। उसने पास जाकर उन पिनों को देखा। 3 जगहों पर निशान गहरे थे, जैसे बार बार इस्तेमाल हुए हों। उसने उंगली से उन तीनों जगहों को छुआ और फिर दिनेश की तरफ देखा। ये उसके रूट हैं, उसने कहा। दिनेश पास आया और नक्शे को ध्यान से देखने लगा। अगर ये सही है, तो वो इधर उधर घूम रहा है, एक जगह टिक नहीं रहा, उसने कहा। रेखा ने कहा, वो अब छिप नहीं रहा, घुमा रहा है। दिनेश ने अपने आदमी को बुलाया, इन तीनों लोकेशन पर टीम भेजो, अभी। आदेश मिलते ही लोग निकल गए। कमरे में सिर्फ रेखा, दिनेश और 2 आदमी रह गए। टेबल के नीचे एक दराज थी। रेखा ने उसे खोला। अंदर कुछ कागज, एक छोटा रेडियो डिवाइस और 2 सिम कार्ड रखे थे। उसने सिम कार्ड उठाए और दिनेश को दिए। ये काम के हो सकते हैं, उसने कहा।
दिनेश ने उन्हें जेब में रख लिया। कुछ मिनट बाद बाहर से एक आदमी अंदर आया। सर, एक नंबर मिला है, कॉल इसी एरिया से रूट हुआ है, करीब 5 किलोमीटर के दायरे में, उसने कहा। दिनेश ने तुरंत पूछा, कौन सा एरिया? आदमी ने नाम बताया। रेखा ने नक्शे पर उसी जगह उंगली रख दी। यही, उसने कहा। दिनेश ने कहा, चलो। सब लोग बाहर आए। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हुई और उसी दिशा में बढ़ गई। रास्ता सीधा नहीं था, कुछ जगह कच्ची सड़कें थीं, कुछ जगह टूटे पुल जैसे रास्ते। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रेखा लगातार बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई उतावलापन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें हर चीज नोट कर रही थीं। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंची। आसपास आधे बने मकान, खाली प्लॉट और कुछ पुराने ढांचे थे। यहीं कहीं है, दिनेश ने कहा। गाड़ी रोकी गई। सब लोग उतर गए। टीम 2 हिस्सों में बंटो, दिनेश ने कहा। हर बिल्डिंग चेक करो। लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। रेखा और दिनेश साथ रहे। पहला ढांचा खाली था, दूसरा भी। तीसरे में कुछ पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। चौथे ढांचे के पास पहुंचते ही रेखा रुक गई। उसने हवा में कुछ सूंघने जैसा किया, फिर धीरे से बोली, अंदर कोई है। दिनेश ने हाथ से इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने धीरे से उसे धक्का दिया। अंदर अंधेरा था। एक आदमी ने टॉर्च ऑन की। रोशनी फैलते ही एक छाया हिली। रुको, आवाज आई। सब लोग अंदर घुसे। एक आदमी पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। दिनेश के आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसे जमीन पर गिराकर बांध दिया गया। कौन है? दिनेश ने पूछा। आदमी ने कुछ नहीं कहा। रेखा आगे बढ़ी। उसने उस आदमी का चेहरा देखा। ये उसके साथ था, उसने कहा। आदमी ने नजरें फेर लीं। दिनेश ने कहा, नाम बता। कुछ सेकंड बाद वह बोला, शेखर। विक्रम कहाँ है? दिनेश ने पूछा। शेखर चुप रहा। रेखा ने कहा, अभी भी समय है। शेखर ने उसकी तरफ देखा। तू वही है? उसने धीरे से पूछा। रेखा ने जवाब नहीं दिया। दिनेश ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने शेखर को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और हाथ कसकर बांध दिए। बोल, दिनेश ने कहा। शेखर ने होंठ भींच लिए। रेखा ने पास जाकर कहा, वो भागता रहेगा, तू नहीं। शेखर ने आंखें बंद की, फिर बोला, वो यहाँ नहीं है। दिनेश ने कहा, कहाँ है? शेखर ने कहा, जगह बदल दी। रेखा ने पूछा, कहाँ? शेखर ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। दिनेश ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोल। शेखर ने कहा, सच में नहीं पता, उसने हमें अलग अलग जगह भेज दिया। रेखा ने टेबल पर रखे एक कागज को उठाया। उस पर कुछ कोड जैसे लिखे थे। उसने उन्हें ध्यान से देखा, फिर शेखर की तरफ देखा। ये क्या है? उसने पूछा। शेखर चुप रहा। रेखा ने कहा, ये उसी के सिग्नल हैं। शेखर ने आंखें खोलीं। हर जगह के लिए अलग निशान। रेखा ने कहा, और ये आखिरी वाला, यही उसका अगला ठिकाना है। दिनेश ने पूछा, कौन सा? रेखा ने कागज पर उंगली रखी। ये। दिनेश ने तुरंत अपने आदमी को बुलाया, लोकेशन निकालो। कुछ मिनट लगे, फिर जवाब आया, ये शहर से बाहर पुरानी मिल के पास है। दिनेश ने कहा, चलो। शेखर को वहीं छोड़ दिया गया। 2 आदमी उसकी निगरानी में रहे। बाकी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तेज रफ्तार से मिल की तरफ बढ़ी। रास्ते में दिनेश ने कहा, इस बार वो बच नहीं पाएगा। रेखा ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वे लोग एक पुराने औद्योगिक इलाके में पहुंचे। सामने एक बंद पड़ी मिल थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें और जंग लगा गेट। यही, रेखा ने कहा। दिनेश ने गेट के पास जाकर उसे धक्का दिया। गेट बंद था। एक आदमी ने औजार से ताला तोड़ा। गेट खुल गया। सब लोग अंदर गए। मिल का अंदरूनी हिस्सा बड़ा था। मशीनें पुरानी और जंग लगी थीं। ऊपर की छत टूटी हुई थी, जिससे हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सावधान, दिनेश ने कहा। सब धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक ऊपर से आवाज आई। देर हो गई। सबने ऊपर देखा। लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा था विक्रम। रेखा की नजर सीधे उस पर टिक गई। दिनेश ने कहा,
इस बार भागने का रास्ता नहीं है। विक्रम ने नीचे देखा। तुम लोग हर बार यही सोचते हो। रेखा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब खत्म, उसने कहा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अभी शुरू हुआ है। उसने हाथ उठाया और अगले ही पल मिल के अंदर दूसरी तरफ से कुछ लोग निकल आए। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। दोनों तरफ लोग खड़े थे। अब कोई भाग नहीं रहा था, अब सीधा सामना था। पुरानी मिल के भीतर अचानक सामने आए लोगों ने पूरे माहौल को बदल दिया। लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा विक्रम ऊपर से सब देख रहा था और नीचे दिनेश के लोग अपनी जगह पर फैल चुके थे। दोनों तरफ दूरी कम थी लेकिन तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रेखा बीच में खड़ी थी, उसकी नज़र सीधे विक्रम पर थी। दिनेश ने धीरे से कहा, सब संभल कर। उसके आदमी हल्के हल्के किनारों की तरफ फैलने लगे। सामने खड़े लोग भी पीछे नहीं हटे। कुछ के हाथ में हथियार थे, कुछ खाली हाथ लेकिन तैयार। विक्रम ने ऊपर से कहा, तुम लोग यहाँ तक आ गए, इसका मतलब तुम लोग रुकने वाले नहीं हो। दिनेश ने जवाब दिया, और तू बचने वाला नहीं है। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, देखते हैं। रेखा ने बिना नजर हटाए कहा, इस बार कोई रास्ता नहीं है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, तू फिर से आ गई। रेखा ने कहा, इस बार खत्म करने। विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने नीचे खड़े अपने लोगों को इशारा किया। शुरू करो, उसने कहा। अगले ही पल दोनों तरफ से हरकत शुरू हो गई। दिनेश के आदमी तेजी से आगे बढ़े, सामने वाले भी भिड़ गए। मिल के अंदर आवाजें गूंजने लगीं। लोहे के ढांचे के बीच भागते कदम, टकराते लोग और तेज हलचल। रेखा एक पल के लिए स्थिर रही, फिर उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। विक्रम अभी भी ऊपर था। वह बिना रुके उसी दिशा में बढ़ी। एक आदमी उसके सामने आया, लेकिन रेखा ने साइड से निकलकर रास्ता बना लिया। उसकी चाल सीधी नहीं थी, लेकिन हर कदम सटीक था। उसने सीढ़ियों तक पहुंचकर तेजी से चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि विक्रम पीछे की तरफ बढ़ रहा था। रुक, रेखा ने कहा। विक्रम रुका नहीं, वह दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वहां से एक संकरा रास्ता और आगे जाता था। रेखा उसके पीछे दौड़ी। नीचे लड़ाई जारी थी, लेकिन ऊपर अब सिर्फ दो लोग थे, रेखा और विक्रम। संकरा रास्ता लोहे की रेलिंग के साथ आगे जा रहा था। नीचे गहराई थी और पुराने मशीनों का ढेर। रेखा ने दूरी कम की। भागना बंद कर, उसने कहा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, तू बहुत जल्दी आ गई। रेखा ने कहा, इस बार तू नहीं बचेगा। विक्रम एक खुली जगह पर रुक गया। यहाँ से बाहर का रास्ता दिख रहा था, लेकिन नीचे उतरने के लिए एक और सीढ़ी थी। रेखा भी वहीं रुक गई। दोनों आमने सामने थे। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर विक्रम ने कहा, तू सच में सोचती है कि तू वही है? रेखा ने कहा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, लोग कहानियां बना लेते हैं अपने दिमाग में। रेखा ने जवाब दिया, और कुछ लोग सच्चाई छुपा लेते हैं। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया, तू कुछ भी कह ले, लेकिन जो खत्म हो चुका है वो वापस नहीं आता। रेखा ने कहा, मैं सामने खड़ी हूँ। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू वही है तो बता, उस रात तूने क्या देखा था? रेखा की नजरें स्थिर हो गईं। वो कमरा, वो पैकेट और तू, उसने कहा। विक्रम ने कहा, और? रेखा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, एक नाम। विक्रम के चेहरे पर हल्की सख्ती आई। कौन सा नाम? उसने पूछा। रेखा ने कहा, जिसे तू छुपा रहा है। विक्रम ने हंसकर कहा, तू अधूरी बात लेकर आई है। रेखा ने कहा, बाकी भी याद आ जाएगा। नीचे से आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था। विक्रम ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। रेखा सतर्क हो गई। इस बार नहीं, उसने कहा। विक्रम ने कहा, हर बार तू यही सोचती है। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और जमीन पर फेंक दिया। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक तेज आवाज के साथ धुआं फैलने लगा। पूरी जगह धुंध से भर गई। रेखा ने आंखें सिकोड़ लीं। ये काम नहीं करेगा, उसने कहा और आगे बढ़ी।
लेकिन विक्रम उस धुएं का फायदा उठाकर साइड से निकल गया। रेखा ने तुरंत दिशा बदली और पीछे दौड़ी। धुआं धीरे धीरे कम हो रहा था। आगे एक लोहे का दरवाजा था जो बाहर की तरफ जाता था। दरवाजा आधा खुला था। रेखा बाहर निकली। बाहर खुला मैदान था। दूर एक गाड़ी खड़ी थी। विक्रम उसकी तरफ बढ़ रहा था। रेखा ने गति बढ़ाई। रुक, उसने फिर कहा। विक्रम गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा। रेखा कुछ ही कदम दूर थी। वो दौड़कर पहुंची और गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया। विक्रम ने तुरंत उसे धक्का दिया। रेखा एक कदम पीछे हुई लेकिन गिरी नहीं। दोनों के बीच दूरी फिर से बन गई। अब वे खुले मैदान में थे। चारों तरफ सन्नाटा था। नीचे मिल के अंदर की आवाजें अब दूर लग रही थीं। रेखा ने कहा, अब कोई नहीं है बीच में। विक्रम ने कहा, हाँ, अब सीधा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विक्रम ने कहा, तू जितना समझ रही है मामला उससे बड़ा है। रेखा ने कहा, मुझे जितना जानना था उतना जान चुकी हूँ। विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं, तू अभी भी आधी है। रेखा ने कहा, बाकी भी पूरा कर लूंगी। विक्रम ने गाड़ी की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, तू मुझे रोक नहीं पाएगी। रेखा ने कहा, कोशिश कर। विक्रम ने अचानक गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तेजी से दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। रेखा ने बिना रुके उसका पीछा किया। अब दोनों मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे जहां पेड़ों की कतार थी। रेखा की चाल तेज थी। विक्रम आगे था लेकिन दूरी कम हो रही थी। कुछ ही सेकंड में वे पेड़ों के बीच पहुंच गए। यहाँ रास्ता साफ नहीं था, लेकिन रेखा अब रुकने वाली नहीं थी। अब ये भागना नहीं था, अब ये पीछा था, और यह पीछा अब खत्म होने वाला था। पेड़ों के बीच का रास्ता सीधा नहीं था, जमीन पर सूखी पत्तियां और टूटे हुए टहने फैले थे। विक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रेखा उसके पीछे लगातार दूरी कम करती जा रही थी। दोनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक कच्चा रास्ता निकला जो जंगल के अंदर गहराई में जाता था। विक्रम उसी दिशा में मुड़ गया। रेखा ने बिना सोचे उसी रास्ते को पकड़ लिया। कुछ देर तक सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक विक्रम ने दिशा बदली और एक बड़े पेड़ के पीछे रुक गया। रेखा कुछ सेकंड बाद उसी जगह पहुंची और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, विक्रम सामने आ गया। दोनों आमने सामने थे। अब दूरी बहुत कम थी। रेखा ने कहा, अब रास्ता खत्म। विक्रम ने आसपास देखा, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रेखा ने जवाब दिया, लेकिन भागना खत्म होता है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विक्रम ने अचानक हमला किया। उसने आगे बढ़कर रेखा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन रेखा साइड में हट गई। उसका संतुलन नहीं बिगड़ा। उसने तुरंत पीछे हटकर दूरी बनाई। विक्रम फिर आगे बढ़ा। इस बार उसने सीधा हाथ बढ़ाया, लेकिन रेखा ने उसका हाथ पकड़कर उसे मोड़ दिया। विक्रम ने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। दोनों अब गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के सामने घूमने लगे। रेखा की चाल संतुलित थी। हर कदम सोचकर रखा जा रहा था। विक्रम की चाल तेज थी, लेकिन अब वह सावधान था। तू बदल गई है, विक्रम ने कहा। रेखा ने जवाब दिया, तू भी। विक्रम ने कहा, पहले तू इतनी तेज नहीं थी। रेखा ने कहा, पहले मैं तैयार नहीं थी। विक्रम ने एक बार फिर मौका देखा और आगे बढ़ा। इस बार उसने साइड से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेखा झुक गई और उसका हाथ खाली निकल गया। रेखा ने तुरंत पलटकर उसे धक्का दिया। विक्रम पीछे हट गया। कुछ सेकंड तक दोनों रुके रहे। हवा में हल्की आवाज थी, लेकिन आसपास कोई और नहीं था। रेखा ने कहा, उस रात तूने सोचा था कि सब खत्म हो गया। विक्रम ने कहा, और हुआ भी। रेखा ने कहा, नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया, तू खुद को जो समझना चाहे समझ। रेखा ने कहा, तू सच से भाग रहा है। विक्रम ने कहा, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। रेखा ने कहा, आज नहीं। विक्रम ने अचानक नीचे झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया और रेखा की तरफ फेंका। रेखा ने तुरंत सिर साइड में किया और पत्थर पीछे गिर गया। उसी समय विक्रम ने दूरी कम करने की कोशिश की, लेकिन रेखा तैयार थी।
उसने एक कदम पीछे हटकर संतुलन बनाए रखा। दोनों फिर रुक गए। अब दोनों की सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन कोई थका नहीं था। रेखा ने कहा, तू अकेला नहीं है। विक्रम ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। रेखा ने कहा, तू गलत है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुझे लगता है कि तू जीत जाएगी? रेखा ने कहा, मैं यहाँ खत्म करने आई हूँ। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, तो खत्म कर। रेखा ने आगे कदम बढ़ाया। इस बार दोनों एक साथ आगे बढ़े। दोनों के बीच फिर से टकराव हुआ। रेखा ने सीधा वार किया, विक्रम ने उसे रोका, फिर साइड से निकलने की कोशिश की। रेखा ने रास्ता रोका। दोनों की चाल अब तेज हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक लगातार हरकत होती रही। फिर विक्रम ने अचानक पीछे हटकर दूरी बनाई। उसने जेब से कुछ निकाला। रेखा सतर्क हो गई। विक्रम के हाथ में एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था, जो तेज था। रेखा ने कहा, फिर वही। विक्रम ने कहा, इस बार अलग है। रेखा ने दूरी बनाए रखी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। रेखा ने उसका हाथ ध्यान से देखा। जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, रेखा साइड में हट गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत उसे नीचे की तरफ मोड़ दिया। धातु का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। विक्रम ने खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। अब दोनों के बीच फिर दूरी थी। रेखा ने कहा, अब खत्म। विक्रम ने कहा, अभी नहीं। उसी समय दूर से आवाज आई, रेखा। ये दिनेश की आवाज थी। रेखा ने एक पल के लिए उस दिशा में देखा। विक्रम ने उसी पल का फायदा उठाया और तेजी से साइड में निकल गया। रेखा ने तुरंत ध्यान वापस किया और उसके पीछे दौड़ी। विक्रम पेड़ों के बीच से निकलकर एक ढलान की तरफ भागा। रेखा पीछे थी। ढलान फिसलन भरी थी, लेकिन दोनों रुके नहीं। नीचे पहुंचते ही एक संकरी पगडंडी थी जो आगे नदी की तरफ जाती थी। विक्रम उसी पर दौड़ पड़ा। रेखा ने पीछा जारी रखा। अब दूरी बहुत कम थी। कुछ ही सेकंड में वे नदी के किनारे पहुंच गए। पानी का बहाव तेज था। विक्रम किनारे पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रेखा कुछ कदम दूर थी। दोनों रुक गए। अब सामने सिर्फ नदी थी और पीछे वही रास्ता जिससे वे आए थे। अब कोई तीसरा रास्ता नहीं था। नदी के किनारे खड़े दोनों कुछ सेकंड तक बिना हिले रहे। पानी का बहाव तेज था और आवाज लगातार गूंज रही थी। पीछे पेड़ों के बीच से आने वाला रास्ता अब खाली था। रेखा और विक्रम के बीच की दूरी कुछ ही कदम की थी। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आगे नदी थी, पीछे रेखा। उसने एक कदम साइड में लिया, जैसे किनारे किनारे निकलने की जगह तलाश रहा हो। रेखा ने तुरंत उसकी चाल को नोट किया और उसी दिशा में बढ़कर रास्ता रोक लिया। अब कोई रास्ता नहीं, रेखा ने कहा। विक्रम ने कहा, हर जगह एक रास्ता होता है। रेखा ने जवाब दिया, इस बार नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर विक्रम ने अचानक आगे बढ़कर रेखा को धक्का देने की कोशिश की। रेखा ने तुरंत साइड में हटकर उसका संतुलन बिगाड़ा। विक्रम फिसलते फिसलते बचा और 2 कदम पीछे हट गया। रेखा ने दूरी बनाए रखी। विक्रम ने कहा, तू पहले जैसी नहीं है। रेखा ने कहा, तू भी नहीं। विक्रम ने कहा, पहले तू सवाल करती थी, अब जवाब देने आई है। रेखा ने कहा, अब सवाल खत्म। विक्रम ने एक बार फिर आसपास देखा। नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थर थे। उसने उनमें से एक पर पैर रखा और थोड़ा ऊपर चढ़ गया, जैसे ऊंचाई लेकर फायदा उठाना चाहता हो। रेखा ने भी तुरंत अपनी जगह बदली और सामने खड़ी हो गई। अब दोनों अलग अलग ऊंचाई पर थे। विक्रम ने ऊपर से कहा, तू जितना समझ रही है, मामला उससे बड़ा है। रेखा ने कहा, तू वही बात बार बार बोल रहा है। विक्रम ने कहा, क्योंकि तू अभी भी पूरी बात नहीं जानती। रेखा ने कहा, बाकी भी बता दे। विक्रम ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, उस रात तूने सिर्फ मुझे नहीं देखा था। रेखा की नजरें स्थिर हो गईं। तूने उस आदमी को भी देखा था जो सब चला रहा था, विक्रम ने कहा। रेखा ने कहा, नाम बता। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, तुझे याद आएगा। रेखा ने कहा, अभी बता। विक्रम ने सिर हिलाया, अगर मैं अभी बता दूं तो तू यहाँ क्यों होगी?
रेखा चुप रही। विक्रम ने आगे कहा, तू जिस चीज के पीछे है वो सिर्फ मैं नहीं हूँ। रेखा ने कहा, लेकिन शुरुआत तू है। विक्रम ने जवाब दिया, और अंत भी मैं नहीं हूँ। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर विक्रम ने अचानक नीचे उतरने की कोशिश की और दूसरी दिशा में निकलने का रास्ता बनाने लगा। रेखा ने तुरंत उसकी चाल पकड़ ली और तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। दोनों फिर आमने सामने थे। अब दूरी और कम हो गई थी। रेखा ने कहा, अब खत्म कर। विक्रम ने कहा, तू खत्म नहीं कर पाएगी। रेखा ने कहा, कोशिश कर। दोनों एक साथ आगे बढ़े। विक्रम ने सीधा वार किया। रेखा ने उसे रोका और साइड में धकेल दिया। विक्रम ने संतुलन बनाए रखा और तुरंत पलटकर वार किया। रेखा पीछे हट गई, लेकिन उसकी नजरें उसी पर थीं। कुछ सेकंड तक लगातार हरकत होती रही। फिर विक्रम ने अचानक नीचे झुककर रेखा के पैरों की तरफ वार करने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने पीछे हटकर खुद को बचा लिया। उसने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम के कंधे को पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। विक्रम पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा और एक पत्थर से टकराकर रुक गया। अब वो नदी के और करीब था। रेखा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अब रुक, उसने कहा। विक्रम ने कहा, तू सच जानना चाहती है? रेखा ने कहा, हाँ। विक्रम ने कहा, तो सुन, उस रात तूने जिस आदमी को देखा था वह अचानक रुक गया। रेखा ने कहा, बोल। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, तुझे खुद याद आएगा। रेखा ने कहा, तू फिर वही कर रहा है। विक्रम ने कहा, क्योंकि यही सच है। रेखा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। विक्रम ने पीछे देखा। नदी का बहाव तेज था। उसने फिर रेखा की तरफ देखा। अगर मैं चला गया तो तू कभी नहीं जान पाएगी, उसने कहा। रेखा ने कहा, तू कहीं नहीं जाएगा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। अगले ही पल उसने अचानक पीछे की तरफ छलांग लगा दी। रेखा ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए उसका हाथ विक्रम के हाथ से टकराया, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं हो पाई। विक्रम पानी में गिर गया। तेज बहाव ने उसे तुरंत खींच लिया। रेखा किनारे पर खड़ी रह गई। उसने नीचे देखा। पानी में हलचल थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। विक्रम दिखाई नहीं दे रहा था। रेखा वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें नदी पर थीं। कुछ देर बाद पीछे से कदमों की आवाज आई। दिनेश और उसके आदमी वहां पहुंच गए। क्या हुआ? दिनेश ने पूछा। रेखा ने बिना पीछे देखे कहा, वो चला गया। दिनेश ने नदी की तरफ देखा, बच गया। रेखा ने कहा, पता नहीं। कुछ सेकंड तक सब चुप रहे। फिर रेखा ने धीरे से कहा, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। दिनेश ने पूछा, क्यों? रेखा ने कहा, क्योंकि वो अकेला नहीं था। दिनेश ने उसकी तरफ देखा। रेखा ने कहा, अब अगला नाम ढूंढना है। नदी के बहाव की आवाज फिर से गूंजने लगी। नदी के किनारे से लौटते समय रेखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिनेश और उसके आदमी उसके साथ थे, लेकिन अब उनका रास्ता साफ था, अगला नाम ढूंढना। विक्रम का गिरना अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत का संकेत था। गाड़ी में बैठते ही दिनेश ने पूछा, अब कहाँ? रेखा ने बिना देर किए कहा, वापस मिल। गाड़ी फिर उसी पुराने औद्योगिक इलाके की तरफ मुड़ी जहां मिल थी। रास्ते में रेखा चुप रही, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। दिनेश ने कहा, अगर वो जिंदा है तो सामने आएगा। रेखा ने कहा, आएगा, लेकिन उसके पहले हमें वो नाम चाहिए। मिल के गेट पर पहुंचकर सब अंदर गए। पिछली भिड़ंत के निशान अब भी थे, टूटे लोहे, बिखरे औजार और खाली जगह। दिनेश ने अपने लोगों को फैलने को कहा, जो भी कागज, मशीन या छिपी जगह हो, सब देखो। रेखा सीधे उस हिस्से में गई जहां पहले कंप्यूटर था। उसने टेबल को खिसकाया, नीचे की तरफ देखा। फर्श पर एक ढीली प्लेट थी। उसने उसे उठाया। नीचे एक संकरा खांचा था जिसमें तार और एक छोटा कंट्रोल बॉक्स लगा था। यहाँ कुछ और है, रेखा ने कहा। दिनेश पास आया। उसने बॉक्स को निकाला। उसमें एक चिप लगी थी। डेटा स्टोर है, दिनेश ने कहा। उसने अपने आदमी को बुलाया, इसे सिस्टम में डालो। पास ही एक जनरेटर से जुड़ा छोटा सेटअप चालू किया गया।
स्क्रीन ऑन हुई। चिप लगते ही फाइलें खुलीं। कई फोल्डर थे, नाम, जगहें, ट्रांजैक्शन और कोड। रेखा ने एक फोल्डर खोला जिसमें लिस्ट प्राइम लिखा था। उसमें 5 नाम थे। 4 नामों के आगे मार्क था, एक के आगे खाली। यही है, रेखा ने कहा। दिनेश ने पूछा, कौन? रेखा ने स्क्रीन पर उंगली रखी, राघव। दिनेश ने नाम दोहराया, राघव कौन? रेखा ने कहा, वही जो ऊपर था, जिसे मैंने देखा था। दिनेश ने तुरंत आदेश दिया, इस नाम की पूरी जानकारी निकालो। कुछ मिनट बाद एक आदमी ने कहा, सर, एक राघव मेहरा, पुराना कारोबारी, कई शेल कंपनियां, शहर के बाहर एक बड़ा बंगला और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स। दिनेश ने कहा, लोकेशन भेजो। रेखा ने स्क्रीन पर बाकी डेटा देखा। एक वीडियो फाइल थी। उसने उसे खोला। वीडियो में वही कमरा था जहां पहले सौदे होते थे। इस बार फ्रेम में विक्रम था और उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था। चेहरा आधा दिख रहा था, लेकिन आवाज साफ थी। डिलीवरी 3 हिस्सों में बांटो, वह आदमी कह रहा था। नाम बाहर नहीं आना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए साफ हुआ, राघव। रेखा ने वीडियो रोक दिया। यही है, उसने कहा। दिनेश ने देखा, पक्का? रेखा ने कहा, हाँ। दिनेश ने तुरंत योजना बनाई। 2 टीमें, एक बंगले पर, एक ऑफिस पर। हम पहले बंगले पर जाएंगे। सब तैयार हो गए। गाड़ी शहर के बाहर की तरफ बढ़ी। रास्ता लंबा था। शाम ढलने लगी थी। रेखा ने पूछा, वो कहाँ होगा? दिनेश ने कहा, अगर उसे खबर नहीं है तो बंगले पर होगा। रेखा ने कहा, उसे खबर होगी। दिनेश ने कहा, फिर भी देखेंगे। बंगले के पास पहुंचकर गाड़ी रोकी गई। चारों तरफ ऊंची दीवार और गेट पर कैमरे थे। दिनेश ने कहा, सामने से नहीं, साइड से। टीम दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ी जहां पेड़ थे। रस्सी के सहारे लोग अंदर गए। रेखा भी पीछे पीछे अंदर पहुंची। अंदर का परिसर बड़ा था। एक मुख्य मकान, पीछे गराज और साइड में छोटा गार्ड रूम। 2 गार्ड बाहर थे। दिनेश के लोगों ने उन्हें चुपचाप काबू में कर लिया। अंदर, दिनेश ने कहा। मुख्य दरवाजा बंद था। लॉक तोड़ा गया। सब लोग अंदर गए। हॉल खाली था। ऊपर की तरफ सीढ़ियां थीं। दिनेश ने इशारा किया, 2 लोग ऊपर, 2 नीचे के कमरों में। रेखा सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऊपर 3 कमरे थे। पहला खाली, दूसरे में सामान, तीसरे का दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। रेखा ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसने मुड़कर देखा। कौन? वह बोल पाता उससे पहले दिनेश के आदमी ने उसे पकड़ लिया। नाम? दिनेश ने पूछा। आदमी ने कहा, मुझे छोड़ो। रेखा आगे आई। राघव कहाँ है? आदमी ने नजरें फेर लीं। दिनेश ने कहा, सीधा बोल। कुछ सेकंड बाद वह बोला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। दिनेश ने पूछा, अभी? आदमी ने सिर हिलाया, हाँ। रेखा ने कहा, चलो। टीम तुरंत बाहर निकली। गाड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ी। रास्ते में दिनेश ने कहा, इस बार वो तैयार होगा। रेखा ने कहा, हम भी। ऑफिस कॉम्प्लेक्स शहर के किनारे एक बड़े प्लॉट पर था। सामने कांच की बिल्डिंग, पीछे गोदाम जैसे ढांचे। गेट पर सिक्योरिटी थी। दिनेश ने कहा, साइड एंट्री। वे पीछे की तरफ गए जहां सर्विस एरिया था। एक दरवाजा आधा खुला था। टीम अंदर घुसी। अंदर लंबा गलियारा था। बाईं तरफ कमरे, दाईं तरफ स्टोर। अंत में एक बड़ा हॉल था। वहां रोशनी ज्यादा थी। रेखा आगे बढ़ी। हॉल में कुछ लोग खड़े थे। बीच में एक आदमी था, सूट पहने, शांत चेहरा। उसने टीम को आते देखा। तो तुम लोग आ ही गए, उसने कहा। दिनेश ने कहा, राघव। राघव ने हल्की मुस्कान दी, पहचान लिया। रेखा आगे आई, उस रात तू भी था। राघव ने उसकी तरफ देखा, तू कौन है? रेखा ने कहा, जिसे खत्म समझ लिया गया था। राघव ने कुछ सेकंड उसे देखा। कहानियां बनाना आसान है। रेखा ने कहा, वीडियो है। दिनेश ने इशारा किया। एक आदमी ने टैबलेट पर वीडियो चलाया। वही फुटेज जिसमें राघव दिख रहा था। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। राघव ने कहा, पुराना रिकॉर्ड है।
रेखा ने कहा, और सच भी। राघव ने अपने लोगों की तरफ देखा। वे तैयार थे। दिनेश ने कहा, खेल खत्म। राघव ने कहा, खेल अभी शुरू है। अचानक हॉल के दूसरे दरवाजे से कुछ और लोग अंदर आए। दोनों तरफ फिर से आमना सामना था। रेखा ने सीधे राघव की तरफ देखा। तू भागेगा नहीं, उसने कहा। राघव ने कहा, भागना मेरी आदत नहीं। अगले ही पल दोनों तरफ से हरकत शुरू हुई। दिनेश के लोग आगे बढ़े, राघव के लोग भी भिड़ गए। हॉल में शोर फैल गया। रेखा ने सीधे राघव की तरफ रास्ता बनाया। एक आदमी उसके सामने आया, उसने साइड से निकलकर उसे पीछे छोड़ दिया। दूसरा सामने आया, उसने रास्ता बदलकर दूरी बनाई और आगे बढ़ी। कुछ ही सेकंड में वह राघव के सामने थी। रुक, उसने कहा। राघव पीछे नहीं हटा। तू क्या चाहती है? उसने पूछा। रेखा ने कहा, जो अधूरा है वो पूरा। राघव ने कहा, तुझे सच चाहिए? रेखा ने कहा, हाँ। राघव ने कहा, उस रात तूने हमें देखा था, इसलिए विक्रम ने। रेखा ने बीच में कहा, आगे। राघव ने कहा, और इसलिए हमने उसे कहा कि। वह रुक गया। रेखा ने कहा, बोल। राघव ने कहा, तू जिंदा नहीं रह सकती थी। रेखा ने कहा, अब हूँ। राघव ने हल्की मुस्कान दी, अब भी देर नहीं हुई। रेखा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब खत्म। राघव ने साइड में हटकर निकलने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच दूरी कम थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राघव ने अचानक पीछे हटकर दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की। रेखा ने तुरंत पीछा किया। हॉल के पीछे एक संकरा कॉरिडोर था जो बाहर की तरफ जाता था। राघव उसी में घुसा। कॉरिडोर के अंत में एक खुला यार्ड था। बाहर अंधेरा था, लेकिन कुछ लाइटें जल रही थीं। राघव बाहर निकला। रेखा पीछे थी। यार्ड के बीच में पहुंचकर राघव रुका। पीछे से कदमों की आवाज आई। दिनेश और उसके आदमी भी पहुंच गए। अब राघव चारों तरफ से घिर चुका था। अब कोई रास्ता नहीं, दिनेश ने कहा। राघव ने चारों तरफ देखा, फिर रेखा की तरफ, तो यहीं खत्म। रेखा ने कहा, यहीं। राघव ने एक पल के लिए सिर झुकाया, फिर बोला, जो होना था हो गया। रेखा ने कहा, अब जो बाकी है वो भी होगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राघव ने हाथ उठाए। उसके लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। दिनेश के आदमी आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। हॉल के अंदर की आवाजें अब धीमी हो चुकी थीं। सब कुछ नियंत्रण में था। दिनेश ने कहा, काम खत्म। रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ कदम दूर खड़ी रही। कुछ देर बाद सब लोग बाहर आए। गाड़ियां तैयार थीं। राघव को ले जाया गया। रात गहरी हो चुकी थी। रेखा एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। दिनेश उसके पास आया। अब? रेखा ने कहा, अब कुछ नहीं। दिनेश ने पूछा, सब खत्म? रेखा ने कहा, जो अधूरा था वो पूरा। दिनेश ने सिर हिलाया। तू कहाँ जाएगी? रेखा ने कहा, जहाँ से आई थी। दिनेश ने कुछ नहीं कहा। रेखा गाड़ी की तरफ बढ़ी, फिर रुक गई। उसने एक बार पीछे देखा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, यार्ड और दूर शहर की रोशनी। फिर वह मुड़ी और आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद शहर में सब शांत था। चांद महल बंद था। गोदाम खाली थे। नाम खत्म हो चुके थे। गांव में सुबह फिर वैसे ही होती थी। नीम के पेड़ के नीचे वही जगह थी। घर वैसा ही था। रेखा वापस आ चुकी थी। उसने कुछ नहीं बताया। दिन गुजरते गए। एक दिन शाम को आंगन में हल्की हवा चल रही थी। रेखा खड़ी थी। उसके पैर हल्के हल्के हिले, जैसे कोई लय चल रही हो। लेकिन इस बार कोई याद नहीं थी। कोई पीछा नहीं था। सब शांत था। कहानी वहीं खत्म हुई जहां सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार कुछ भी अधूरा नहीं था। कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। लेकिन अगर कहानी ने आपको अंत तक बांध कर रखा, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। धन्यवाद।